बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में एटम्स क्या होते हैं। तो एटम हर मैटर का, जो भी हमने मैटर सीखा था पिछले एक्सरसाइज में कि मैटर क्या होते हैं, तो मैटर का जो बेसिक यूनिट्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके पास एटम। समझ गए? जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का, किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपको यहाँ पे कागज़ नज़र आ रहे हैं, ये स्याही नज़र आ रहे हैं, ये जो पेन है, ये किस चीज़ से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं एटम से। एटम का मतलब क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक जो चीज़ है वो होते हैं एटम। तो ये जो है ये किस तरह बने हुए हैं, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरह करके ना एटम से मिलके ही हर चीज़ हमारे बने हुए होते हैं। ठीक, तो अगर आप जितने भी चीज़ें हैं वो गैस हो चाहे सॉलिड लिक्विड जो भी हो, वो सब बने हुए हैं एटम से। इस तरह एटम मिल के बने हुए हैं। जैसे कि पेन है, ये भी एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें कितना एटम्स है उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करें, एक बाल ले लें और उस बाल के अगर आप मोटाई को देखेंगे ना, तो इस जो मोटाई है, एक सर्कुलर मोटाई है, उसके अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब एटम्स होते हैं। ठीक, समझ गए? जैसे कि अगर मैं एक बाल ले लेना इस तरह, तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, तो ये जो एरिया है एक बाल के, ये जो एरिया है, इसके अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। समझ गए? जैसे कि अगर मैं इतना सा बाल ले लूँ तो इसके अंदर कितना होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लाख ज़रबे 10, यानी 1 करोड़। या इतना सा अगर बाल ले लो तो इसके अंदर 1 करोड़ के करीब क्या होंगे? एटम होंगे। समझ गए? तो ये बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, या यूँ कहें कि पार्टिकल्स है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है, जो क्या होते हैं हर मैटर में मौजूद होते हैं। बुनियादी से जिस तरह हमने हमारा बॉडी जो है ना, इस तरह सेल से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा सीखा था। जिस तरह एक दीवार इसी तरह बने हुए हैं, इसी तरह हर मैटर जो है ना इसी तरह बने हुए हैं। किस चीज़ से? एटम से मिलकर बने हुए हैं। इस तरह जो एटम की शक्ल है वो आमतौर पर सर्कुलर ही हम शो करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एटम की शक्ल कुछ इस तरह से है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, ये वाला, इसमें से हम एक हिस्सा निकाल के आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। समझ गए? एक चीज़ को, एक स्मॉल पार्टिकल को हम लेके आज इसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होते हैं? उसकी शक्ल, जो सूरत है उसका, जो हमने सीखा था कि जो वजन रखता हो जगह गया तो उसे मैटर कहा जाता है। तो यकीनन एटम का भी शक्ल होते हैं, तो उसको हम सीखेंगे अच्छी तरह। तो अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा जो पार्टिकल है उसको ले लूँ, तो उसके अंदर भी कुछ मज़ीद पार्ट्स है, मज़ीद चीज़ें हैं उसके अंदर शामिल है। जैसे कि पहले हम समझते थे कि इसको मज़ीद नहीं तकसीम कर सकते, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल हम जानते ही है कि इसको भी हम मज़ीद तकसीम कर सकते हैं। किस तरह तकसीम कर सकते हैं? जो एटम है ना, उसके अंदर 2 मज़ीद चीज़ें उसके न्यूक्लियस के अंदर शामिल हैं, और बाहर उसके एक और चीज़ भी है जो उसकी गिरद चक्कर लगा रहे हैं। जिस तरह हमारा सूरज की गिरद बाकी प्लानेट चक्कर लगाते हैं ना, इससे इसी तरह जो एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें एक है आपके पास प्रोटॉन, और दूसरा जिसे हमने नाम दिया है वो है न्यूट्रॉन। तो ये 2 चीज़ क्या है? न्यूक्लियस। किसी भी एटम को अगर आप देखेंगे ना, तो इसका ये जो एरिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस एरिया में मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। समझ गए? न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस एरिया को कवर कर रहे हैं वो होते हैं न्यूक्लियस। इसके अलावा इस एटम के जो बाहरी हिस्सा है, इस न्यूक्लियस के जो है ना, इस एरिया के, जो कि आप जानते ही है प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 8 भी है। तो ये जो एरिया है इसके गिर्द एक और चीज़, एक और पार्टिकल्स, एक और चीज़ भी इस तरह क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं। उसे कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इसे। तो ये क्या कर रहे हैं?
हैं, इसके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह, समझ गए। तो आपने ये याद रखना है कि इस तरह ये जो पूरा एटम है उसकी शक्ल बनते हैं। तो एटम में आप देखेंगे कि जो एक आम एटम बनते हैं उसमें हम प्रोटॉन के लिए P और न्यूट्रॉन के लिए एक N शो करो, तो ये होते हैं आपके पास एटम, और इसके गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, ठीक। इसके बाद हम समझते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कुछ मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस एटम के अंदर जो प्रोटॉन है ना, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसका जो चार्ज है वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसका मतलब इसका जो चार्जेस है ना वो होते हैं पॉजिटिव। और इसी तरह बाहर जो घूम रहे हैं इस तरह सर्कुलर रीजन में इस तरह करके, वो होते हैं, उसका जो चार्जेस है इलेक्ट्रॉन का वो होते हैं आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इसका चार्ज जो है ना, इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो नेगेटिव है और इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। और इसमें जो बाकी जो है न्यूट्रॉन है, इसका जो चार्ज है इसका कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बाहर इसके नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ज़ाइल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस तरह इस जो न्यूट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होते हैं, इसका चार्ज नहीं होते। तो इसके लिए हम लिखेंगे नो चार्ज, इसका चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल होते हैं, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है तीन चीज़ें, पॉजिटिव P प्रोटॉन है तो पॉजिटिव याद रखना है, E इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव याद रखना है E, और इसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल करके आपने इसको याद रखना है, नो चार्ज करके, समझ गए। इसके बाद अगर हम यहाँ प्रोटॉन है उसके तादाद जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ जो एटम्स है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है वो बनाऊँ तो इसके हाइड्रोजन में प्रोटॉन की जो तादाद है वो होते हैं 1, समझ गए। और इसी तरह जो कार्बन की जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद होते हैं 6। और इसी तरह तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद 8, कार्बन की 6 और हाइड्रोजन की P। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसके लिए एक नाम दिया जाता है मखसूस, वो क्या है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है इनको। जो नंबर आपके पास गिवन है ना प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसे साइंस की ज़बान में क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे, जिसे हम आमतौर पर Z से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर कहेंगे जिसे हम Z से ही शो करते हैं, समझ गए। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये होते क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, समझ गए। जैसे कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तादाद 1 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन में प्रोटॉन की तादाद 6 है, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर भी 6 है। क्यों? क्योंकि हम जानते ही है कि जो एटॉमिक नंबर है वो, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो Z से ही शो करते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ये आपने याद रखना है, समझ गए। तो मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहेंगे उसका एटॉमिक जो नंबर है वो है 8, समझ गए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर ही होते हैं, प्रोटॉन की तादाद को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसलिए आपने ये एटॉमिक नंबर को याद रखना है। इसके बाद आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में एटॉमिक जो मास है उसमें क्या होते हैं, अगर हम ना इसी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे कि हमने अभी सीखा कि इसके अंदर जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसके अंदर यकीनन तादाद होंगे, प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर तादाद में जो मौजूद होंगे उसे कहा जाता है एटॉमिक मास, समझ गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन 10, तो आप कहेंगे कि एटॉमिक जो मास है वो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे, जिसके लिए हम आमतौर पर A से ही शो करते हैं सिंबल में। तो ये जो है एटॉमिक मास, ये होते हैं आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो इसके लिए हम कह सकते हैं P + N। तो P के लिए हमने देखा कि ये P की जो प्रोटॉन है उसके लिए जो शॉर्ट टर्म हम यूज़ करते हैं वो है Z, ठीक। तो इसके लिए आप जो फार्मूला लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं,
इसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो है A इक्वल टू प्रोटॉन के लिए हमने कहा था Z और न्यूट्रॉन के लिए आप N ही लिखेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं एटॉमिक मास का मतलब होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होते हैं वो याद रखना है आपने। तो ये होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी Z प्लस N ही होते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो इस तरह हमने देखा कि जो एटम है उसकी साख्त किस तरह है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको पास एटॉमिक मास आएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहा जाता है और उसके गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसके नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं होते। तो ये सब आपने याद रखना है, अच्छी तरह से समझ गए। अब आते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये जो तादाद है वो किस तरह से गिवन है उसको समझते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो इसका जो अरेंजमेंट है ना वो किस तरह से किया हुआ है। उसका जो एलिमेंट्स है जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह, तो इसके जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो कि हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन सीखा तो उसमें आप देखेंगे कि एच के ऊपर जो नंबर है या एच के, बी के, ओ के, सी के ऊपर जो नंबर है उसे कहा जाता है। तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कैन से इंक्रीज एटॉमिक नंबर, ठीक। तो उसी के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया हुआ है। तो हाइड्रोजन के 1 और आप देख सकते हैं हीलियम के 2, लिथियम के 3, विलियम, तो ये नंबर्स इसी के हिसाब से 1 2 3 4 करके इस तरह अरेंज किया हुआ है, ठीक। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रोस ऑफ आल are also called periods that show the same number of shell for the elements। तो शेल का मतलब क्या होते हैं तो ये आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक ग्रुप की शक्ल में नहीं है बल्कि एक सर्कुलर शेप में कम से कम 2 हो सकते हैं, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। और इसके बाद 2 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो किस तरह गर्दिश कर रहे हैं, वो एक और एरिया भी बनाते हैं। तो ये जो है इसे शेल कहा जाता है। ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, तो ये 2 सर्कुलर बनेंगे, ये शेल होते हैं। आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोस इसी तरह से आपको दिखाया गया है कि उसके जो 1 2 3 4 5 6 7 है ना उसका शेल के हिसाब से रखा हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन का है और लिथियम का, और इस तरह शेल जितना बनते हैं उसी तरह से ही उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हीलियम में 1 है तो यकीनन 1 ही शेल बनेंगे। कार्बन में 6 है तो इसका मतलब 2 के बाद मज़ीद 4 जो है वो इस तरह आएंगे। तो ये इसे कहाँ पे दूसरे हॉरिजॉन्टल में दूसरे जो नंबर पे लाइन है ना उसमें इन्होंने रखा हुआ है इसको टेबल को बनाने के लिए, ठीक। इसी तरह देयर आर 7 पीरियड इन द पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम आर पीरियड 1। तो पीरियड 1 में ये हाइड्रोजन, हीलियम है और विच मीन्स दे हैव 1 ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसके 1 ऑर्बिट होते हैं, समझ गए। एंड एलिमेंट्स सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर पीरियड 3 मीनिंग दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो तीसरे में अगर आप देखेंगे ना तो 10 से ज़्यादा यकीनन इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे क्या होंगे उसका जो शेल है वो 3 बनेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। वर्टिकली कॉलम आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप। तो ये जो वर्टिकली आपको के पास जो दिया हुआ है वो भी ग्रुप में एक खास टर्म में रखे हुए होंगे ना, ऐसे ही तो उन्होंने अरेंज नहीं किया हुआ होगा। वो किस तरह देयर आर 18 ग्रुप्स एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं उनके। फॉर एग्जांपल ग्रुप 18 हैज़ द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब दिया हुआ है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो ये मेल्टिंग में लो हो तभी वो मेल्ट होते हैं, बॉइलिंग होते हैं। और दे ईच आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन फ्लेमेबल। तो ये जो चीज़ें हैं 18 में जो आपके पास दिया हुआ है ये कलरलेस है, ये सारे ऑर्डरलेस है, टेस्ट भी नहीं है। तो ये आपके पास दिया हुआ है, इसी हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है, इस तरह अरेंज किया हुआ है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है तो यकीनन इसका जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो किस तरह है। ये इनके जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं ये सब इसमें क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, टेस्ट नहीं होते, कलर भी नहीं, ऑर्डरलेस है, नॉन फ्लेमेबल है। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह अरेंज किया हुआ है, समझ गए। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना है आपने। दिस ग्रुप इज कॉल्ड ए लो केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है, लो केमिकल रिएक्टिव ग्रुप भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल
एंड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमने सीखा प्रोटॉन को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जो ऊपर नंबर दिया हुआ है वो होते हैं प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कहा जाता है, जेड से हम शो करते हैं। तो ये जो होते हैं ऊपर लिखा हुआ होता है। आपने क्या करना है कि इसके जो अगर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखना हो ना, तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है दाईं तरफ भी हो सकते हैं बाईं तरफ ऊपर भी, तो ये होते हैं उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसी तरह फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला सीखा था अभी कि क्या था वो A = n+z था ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n+z। तो यहाँ से अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए हो तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। वो किस तरह, आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो इसके लिए इस z को आप इस इक्वेशन के उस साइड पे लेकर जाएंगे। तो a ये प्लस है तो -z होते हैं, ये आप जानते ही है, तो इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, मैथ वाला है। तो a-z करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। a का मतलब आप जानते ही है कि जो मास होते हैं वो होते हैं, और z का मतलब होते हैं प्रोटॉन। ठीक, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपको यकीनन न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एटॉमिक मास किसी एक नंबर का 10 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो उसका न्यूट्रॉन कितना होंगे, तो आप कहेंगे उसका 5 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन को। समझ गए, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली। समझ गए। इसके बाद अगला है फाइंड इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यकीनन इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोटॉन गिवन हो। जैसे कि हमने सीखा कि एटम के अंदर जो है ना प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर ही होते हैं। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोटॉन 10 है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन भी 10 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर प्रोटॉन गिवन हो तो इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए। इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास एक एटम हो हैज़ एन एटॉमिक नंबर 9, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपके पास 9 एंड ए मास नंबर ऑफ इज 19। तो आप देख सकते हैं उसका मास नंबर 19 है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक एटम बना रहा हूँ, फर्ज करें जो उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है उसी के हिसाब से, तो उसका जो एटॉमिक नंबर का मतलब हमने देखा कि एटॉमिक नंबर का मतलब होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ गए। तो ये जो P है इसकी तादाद है 9। इसको पहले पूरा देखते हैं, इसके बाद आंसर भी लिखेंगे। एंड ए मास नंबर इज 19। इसका मतलब क्या है कि मास नंबर का मतलब हमने सीखा था कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएंगे मास नंबर, मतलब जो है मास नंबर वो आएंगे। तो प्रोटॉन में आप कितना प्लस करेंगे तो मास नंबर आएंगे, तो आप देख सकते हैं मास नंबर 19 है। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है ना वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। समझ गए। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होना चाहिए, तो हमने सीखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जब बराबर हो तो इसका मतलब ये 9 है, इसका मतलब ये भी 9 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह आप इजीली उस एटम को आप समझ सकते हैं कि उसके बाकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद है वो कितना है। अब आते हैं सवाल की तरफ। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर 9 था, तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 9 ही होने चाहिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे 9। समझ गए। इसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की तादाद कितना है, तो उन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास होना चाहिए था मास नंबर। अब इसके बाद दोनों में से एक दिया हुआ है, प्रोटॉन 9 दिया हुआ है, तो यकीनन न्यूट्रॉन भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो माइनस कर देंगे, यही है ना 19 में से आप 9 माइनस करें या इन दोनों को डायरेक्ट आप सोच के लिखिए, वो आपकी मर्जी। तो न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो आएंगे आपके पास 10। समझ गए। इसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमने देखा अगर प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 9 हो तो प्रोटॉन भी 9 होंगे, और अगर प्रोटॉन 9 हो तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, यही है ना। तो आपने यहाँ पे लिखना है आंसर में 9। तो इसका स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद शेल है, उसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसके अंदर जो शेल्स होते हैं
उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमने देखा कि अगर आप एक एटम को लेंगे तो उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यही है ना, उसके गिरफ्त न्यूट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो किस तरह से गर्दिश करते हैं, तो उसमें पहला जो गर्दिश जो लाइन है उसमें आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह गर्दिश कर रहे होते हैं, इस तरह ये इस तरह करके ना गर्दिश कर रहे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें तो एक ही होते हैं, तो वही एक ही गर्दिश करेंगे ना। अगर 2 हो तो 2 गर्दिश करेंगे, लेकिन अगर 3 हो किसी भी एटम के अंदर तो यकीनन उसके लिए यहाँ पे कोई जगह यहाँ पे इस तरह गर्दिश नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक और शेल बनेंगे। वो शेल किस तरह से बनेंगे, एक और एरिया वो कवर कर रहे होंगे। वो किस तरह, वो एक और इस तरह ना सर्कुलर, जिस तरह हमारा जो अर्थ है बाकी प्लेनेट है वो गर्दिश करते हैं, इसी तरह ये भी गर्दिश कर रहे होंगे। तो इसके लिए एक और शेल बनाएंगे। अगर 3 हो तो एक और इलेक्ट्रॉन इसकी गर्दिश कर रहे हैं होंगे, तो इस तरह आप देखेंगे 3 जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह गर्दिश करेंगे। और इसी तरह अगर 8, 9, 10 से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए यहाँ भी जगह नहीं होंगे, उसके लिए एक और जगह बनाएंगे। तो इस तरह वो क्या करेंगे, गर्दिश करेंगे। जैसे कि अगर 12 हो तो 8 तो इसमें आएंगे, 8 ये दूसरे शेल में, और तीसरे जो शेल है उसमें आएंगे आपके पास बाकी जो भी बचेंगे, तो उसमें तकरीबन 18 तक आ सकते हैं इस शेल के अंदर, समझ गए। इस जो सर्कुलर रीजन है उसमें 18 तक आ सकते हैं मैक्सिमम। 18 से ज़्यादा अगर हो तो फिर इसके बाद उसके लिए नई जो स्पेस है वो बनेंगे। तो इसी तरह ये पहला जो आपने देखा इसे फर्स्ट शेल, और इसका एक ख़ास नाम दिया हुआ है, वो है आपके पास के शेल। और दूसरा जो है उसमें आपने देखा 8 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होंगे, उसे कहा जाता है एल शेल। और तीसरा जो है 3 नाम से, बाकी के लिए नाम नहीं है, तो ये होते हैं एम शेल, समझ गए। तो आपने ये याद रखना है, पहला जो है उसे जिसमें मैक्सिमम 2 होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। तो इसी तरह आप बाकी भी मैथमेटिकल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर पहले में 2 हो, जो कि हम यहाँ पे 2 × n की पावर 2 करके लिखा हुआ है, तो चौथे शेल में कितना होंगे, अगर आप देखेंगे तो 2 4 की पावर 2 होंगे। ये बुक थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मैं इसको बाद में मिटाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे ही करते हैं। तो 4 × 16, 16 दूनी 32। तो इस तरह आप देख सकते हैं अगर 3 से ज़्यादा शेल हो तो उस शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, समझ गए। और इस तरह बाकी 5 का स्क्वायर करके भी आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो शेल है ना वो इस तरह से बनेंगे, समझ गए। तो बाकी जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, विलियम, बोरॉन, ये इनके बाकी सिंबल्स, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे ना तो यकीनन आपके लिए प्रोटॉन ये भी खुद बहुत याद हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी खुद बहुत याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बराबर ही होते हैं। और इसके बाद न्यूट्रॉन के लिए आपने किस तरह से निकालना है ये हमने देखा। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर ही होते हैं इसके, तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बराबर ही होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, एक याद रखेंगे, बाकी आप या खुद याद रख पाएंगे। इसके बाद आप जो KLM में आप जानते ही है कि अगर सिर्फ 1 या 2 हो तो एक ही शेल बनेंगे, अगर 2 से ज़्यादा हो तो 2 शेल बनेंगे। 2 से ज़्यादा मतलब 10 से कम, जैसे कि आप, तो ये 10 हो तो ठीक यहाँ पे दूसरा शेल बनेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा अगर हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, तो उस सूरत में तीसरा शेल भी बनेंगे, जिसे हम KL और M कहा जाता है, तीसरा शेल भी बनेंगे। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे गर्दिश कर रहे होंगे, ठीक। इसके बाद जाते जाते वो 18 और 19, 20, 28 से अगर ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन तो यकीनन उसके लिए चौथा शेल भी बनेंगे, ठीक। तो ये उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो आपने इसको भी याद रखना है। आगे आप प्रोसेस समझ सकते हैं, इसी थोड़ा सा यहाँ तक समझेंगे तो बाकी शेल्स आप खुद समझ सकते हैं, ठीक। तो ये था आपके पास शेल्स, तो आपने इनको याद रखना है। फिर इसके बाद सवाल की तरफ आएंगे, तो यकीनन आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही ईजी होंगे, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में वो भी सीखेंगे, समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।